नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं, सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो होती है ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट। ये ब्याज दर ही तय करती है कि आपकी ईएमआई कितनी बनेगी और लोन पर कुल आपको कितना पैसा चुकाना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्याज दर आखिरकार तय कैसे होती है? बैंक दो तरीकों से ब्याज दर तय करता है, MCLR आधारित लोन या फिर रेपो रेट आधारित लोन। ये दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है, आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? तो आज के शो में हम यही बात करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि MCLR क्या होता है, इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि RLR क्या होता है, साथ ही आपके लिए कौन सा विकल्प जो है वो सही रहता है और MCLR से आप RLLR में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MCLR जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, RLLR जिसकी हम बात कर रहे थे, और रेपो रेट, ये सारे टर्म्स आखिरकार होते क्या हैं? होम लोन की बात होते ही सबसे पहले यही जिक्र होता है कि लोन MCLR से लिंक्ड है या रेपो रेट से। तो आइए आज समझते हैं ये दोनों क्या है। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये वो दर है जिसके नीचे बैंक आमतौर पर लोन नहीं दे सकता। ये ब्याज दर बैंक खुद तय करता है अपने खर्चों और फंड की लागत के आधार पर। ब्याज दर तय करते हुए बैंक किन बातों का ध्यान रखता है वो जान लीजिए। फंड्स की लागत, ऑपरेटिंग खर्च, RBI द्वारा तय किया गया कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR और लोन की अवधि। MCLR लोन की ब्याज दर हर 6 से 12 महीने में ही बदलती है। अगर बीच में RBI रेपो रेट कम भी करे तब भी आपकी EMI तुरंत नहीं घटेगी। अब बात रेपो रेट की। ये वो दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब RBI इस दर को कम करता है तो बैंक आपके होम लोन की ब्याज दर भी कम करते हैं। RLLR होता है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, यानी ये वो लोन होता है जिसकी ब्याज दर सीधे रेपो रेट से जुड़ी होती है। RLLR लोन की ब्याज दर हर 3 महीने में बदली जा सकती है, यानी अगर रेपो रेट गिरा तो अगले 3 महीने में EMI कम हो जाएगी। तो आपने ये तो समझ लिया कि MCLR, RLLR और रेपो रेट ये सब क्या है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने आपको सबसे पहले ये समझा दिया कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। लेकिन आपके लिए क्या अधिक फायदेमंद है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मिडास फिनसर्व के हेड ऑफ लोन्स रविंदर यादव जी जुड़ रहे हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो रविंदर जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि नए होम लोन जो लेने जा रहे हैं उनके लिए आज की तारीख में सबसे पहले बेहतर क्या है? MCLR बेहतर होता है या फिर अगर उनको लोन लेना है, बैंक ऑप्शन भी देता है क्या कि RLLR में आप लोन ले लो, तो उनको क्या चुनना चाहिए? दोनों में से बेहतर क्या है? देखिए, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन में समझा कि जो MCLR होता है वो उसमें कुछ बैंक्स के अपने खर्चे होते हैं, और जो RLLR होता है जो कि रेपो लिंक लेंडिंग रेट है, वो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक होता है। ठीक है। तो अभी क्या है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम से रेट्स काफ़ी बढ़े। ठीक है, 2 साल में वो रेट जहाँ 6.5 पे आपको होम लोन मिल रहा था, वो आज मतलब 3-4 महीने पहले वो 9% पे आ गया था। लेकिन अब क्या है कि अब RBI रेट गिरा रही है। ठीक है, 1% का गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फरवरी में देखा, अप्रैल में देखा, और अभी लेटेस्ट इस महीने में हमने 50 पैसे की गिरावट देखी। तो अब कस्टमरों के लिए यही फ़ायदा है कि अब वो जो है रेपो लिंक रेट पे ही काम करें और उसी पे ही अपना लोन लें। और वो उसी टाइम पे आप बैंक को जब अप्रोच करते हैं या बैंक से जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप उसी समय बैंक से बोलेंगे कि आपको रेपो रेट से लिंक ही रेट दें। ठीक है, तो यानी कि अगर रेपो रेट से लिंक लोन अगर मैंने लिया तो कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिशियरी रहता है। और पिछले अगर हमने कुछ टाइम में देख भी लिया कि 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। लेकिन इसमें मेरा ये सवाल भी है कि जैसे अभी तो फिलहाल क्या हुआ है कि ये कमी हो गई है, अगर आगे जाके, आज नहीं 1-2 साल में जो है ये बढ़ जाता है, तो क्या तुरंत EMI भी बढ़ जाती है? नहीं, तुरंत कभी EMI नहीं बढ़ते। पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी इसमें कि जब आपका रेपो रेट बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है। बेसिकली हर बैंक के अपने प्रोसेस होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जनरली बैंक आपका टेन्योर बढ़ा देते हैं। कि अगर आपका मान लीजिए 120 महीने का लोन चल रहा है और रेपो रेट कम हुआ तो वो आपका टेन्योर कम कर देंगे, या फिर रेपो रेट बढ़ा तो आपका टेन्योर बढ़ा देंगे।
कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हमने देखा बहुत बहुत मान ली रेपो रेट बहुत बड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि जिनका 25 साल का लोन चल रहा था होम लोन या 20 साल का लोन चल रहा था, वो 30 साल भी क्रॉस कर गया। अब आरबीआई की गाइडलाइन में 30 साल से ऊपर आप होम लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर उसमें हुआ क्या कि जैसे ही वो टेन्योर क्रॉस होने लगा तो बैंक्स ने कस्टमर्स की ईएमआई बढ़ाने के लिए डिमांड करा, तो वहाँ पर ईएमआई बढ़ी। अदरवाइज आपका टेन्योर ही कम होता है या टेन्योर ही बढ़ता है। बट मैं यही समझना चाहूँगी अब एमसीएलआर और रेपो रेट में क्या हम इसमें देख सकते हैं, एमसीएलआर का जो चेंज आता है वो आता है 6 महीने में या 12 महीने में, और जो रेपो का आता है वो मतलब 1 महीने से 3 महीने में तुरंत इफेक्ट आ जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 साल बाद रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, तो हमारे पास ऑप्शन तो ऑलवेज होता है कि हम किसी भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। पर अभी जो मार्केट सिनेरियो है, जो अभी इकोनॉमी चल रही है वर्ल्ड की, कोविड के बाद से इतना रेट में उछाल आया, लेकिन अब सब स्टेबल हो गया है, सब बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है, तो अब ये आगे देखा जा रहा है कि अब रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, अब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमी, रेट कम होंगे। तो अभी नेक्स्ट मतलब मेरा मानना यह है कि आप देखेंगे, अगर एक्सपर्ट्स भी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट 3 साल 4 साल आपका होराइजन अच्छा है, तो अभी आप रेपो रेट से लिंक ही आप रेट लें ज़्यादा बताए, क्योंकि अभी और गिरना है जो एक्सपेक्टेड है, तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत लेना है, तो आप रेपो रेट से ही लिंक करोगे। ठीक है, अभी आपने कहा था कि एमसीएलआर में जो होता है वो 6 महीने लग जाते बिल्कुल। हैं, और रेपो रेट 6 महीने से 12 महीने का होराइजन जो है वो 1 से 3 महीने में आपको इफेक्ट नजर आ जाता है। पर ये क्यों होता है? एमसीएलआर की अगर मैं बात करूं तो ये जो इफेक्ट है वो इतने समय के बाद क्यों दिखता है? मैं इसको समझाते हैं कि आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अगर आपने कभी सुना हो, एक बेस रेट करके टर्म होती थी जी, तो हर एक बैंक का अपना बेस रेट होता था। उस समय हर बैंक अपनी मनमानी चला रहा था। मैं एचडीएफसी हूँ, मुझे मार्केट में अगर कम्पीट करना है तो हो सकता है मेरा बेस रेट कम हो, ठीक है ना। मैं आईसीआईसी हूँ, हो सकता है मेरे को अगर अभी बिजनेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं बढ़ा के बेस रेट दूँ। तो उस समय ये चलता था, तो आरबीआई ने फिर इसको नॉर्म्स को स्ट्रिंगन करा और एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस करा। अब एमसीएलआर में क्या होता है कि हर एक बैंक के अपने मार्जिनल कॉस्ट, टेन्योर, प्रीमियम और 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपने अभी दिखाए थे जी। उसके हिसाब से वो एमसीएलआर डिसाइड होता है और वो एमसीएलआर पब्लिश करना होता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है बैंक को। तो इसमें कहीं हद तक आरबीआई कामयाब हुई, कस्टमर को अच्छा लोन, लेकिन फिर भी एक कमी थी जो आरबीआई को लग रहा था काफ़ी टाइम से कि अभी भी कस्टमर के पास वो ट्रांसपेरेंसी नहीं जा रही है जी। इसलिए उन्होंने फिर रेपो रेट लिंक रेट लॉन्च करा। और इसीलिए करा क्योंकि जैसे जैसे रेपो रेट क्या है वो आरबीआई के अंडर में है, जैसे जैसे बढ़ेगा कम होगा तो उसमें बैंक की इतनी पावर ख़त्म हो जाती है कि वो अपने मन मर्जी से कभी भी रेट बढ़ा रहे हैं जी। और वैसे भी आजकल इतना कंपटीशन है बैंक्स के बीच में, तो बैंक को भी सोचना पड़ता है अब कि अगर उसका रेपो रेट लिंक जो स्प्रेड है, बेसिकली जो रेपो रेट में स्प्रेड जोड़ के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जैसे आज की डेट में अगर मैं मान लूँ जो 1% का हमारा रेपो रेट कम हुआ है, ठीक है, कम होने के बाद जो आज की डेट में होम लोन जो आपको मिल रहा है जो अवेलेबल है वो 7.35 पे है जी, जो मिनिमम आज के दिन बिल्कुल न्यूनतम जो आ गया है 7.35 आ गया है। तो वो 5.5% का रेपो रेट प्लस 7.35 में जो आपका स्प्रेड है वो जोड़ के बैंक आपसे ले रहा है। तो उसमें आपको क्लैरिटी है, कल को आपकी 5.5 से रेपो रेट 6 होता है तो आपको पता है कि प्लस स्प्रेड उतना ही रहेगा, मेरा रेट इतना होगा, आपको खुद ही कैलकुलेशन कर सकता है, आपके लिए आसानी हो गई। अब एमसीएलआर में ऐसा नहीं था जी। एमसीएलआर में सिर्फ वो जब पब्लिश करते थे, जब आप देखोगे तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मेरा कितना हुआ, क्या हुआ। उसमें हो सकता था कि रेपो रेट बढ़ गया तो उन्होंने कॉस्ट भी बढ़ा दी, टेन्योर प्रीमियम भी बढ़ा दिया, तो वो एक बैंक के पास एक हैंड था जिसको आरबीआई ने कट करने की कोशिश करी है। अच्छा, मेरे मन में एक चीज़ आ रही है कि जैसा आपने बताया कि एमसीएलआर में इफेक्ट जो होता है वो लेट आता है। अब अगर किसी को छोटा लोन लेना है, कई बार होता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लंबे टर्म के लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, तो अगर कोई ले रहा है आज से अभी 100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, क्या हम एक्सपेक्ट पहले ये करें कि और आगे जाके ये कटौती होगी? सबसे पहले तो मेरा सवाल है। बिल्कुल होगी, अभी एक्सपेक्टेड है कि और भी होगी, ठीक है, लेकिन वो कितनी जल्दी होता है वो एक डिसीजन है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि फरवरी में जब आया पैनाकर कि क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, फिर वो 25 से आया, फिर हमें लग रहा था कि होगा 25 फिर हमें लग रहा था कि 25 आएगा, क्या आएगा, फिर वो एकदम से 50 आ गया। ठीक है, तो अभी भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि और कम होगा रेट, लेकिन वो अब होता है 5 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, वो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बट अभी
एक्सपेक्टेड है। तो अभी जो अगर आप छोटा लोन भी ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप कार लोन ले रहे हैं, 5 साल का 7 साल का टेन्योर होता है, आप पर्सनल लोन ले रहे हैं 3-4 साल का टेन्योर है, या कोई भी आप रेट ले रहे हैं, तो या तो आप फिक्स्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं या रेपो रेट लिंक में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी कम होगा ही होगा। वापस अपने सवाल पे आती हूँ कि अगर 6 महीने के बाद दोबारा ये कटौती होती है, तो चूंकि MCLR के जो रेट्स होते हैं उनमें डिफरेंस जो होता है, वो इफेक्ट जो होता है वो लेट नज़र आता है। तो अगर किसी को होम लोन लेना है, लेट्स से छोटे से पीरियड के लिए लेना है, कि कई बार क्या होता है कि कहीं से फंड्स आने हैं तो बाकी मैं लोन जो है वो उस टाइम पे चुका दूंगा, तो अगर कोई छोटे से पीरियड के लिए लेना चाह रहा है तो क्या उसके लिए MCLR बेहतर ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इफेक्ट लेट नज़र आ रहा है? यानी कि अगर रेपो रेट लिंक लोन जो है वो मुझे नहीं, अगर हम मैंने वही कहा कि जैसे अभी हमें दिख रहा है कि अभी कम होगा, और MCLR में अभी टाइम लगेगा आपको, और वो पूरा इफेक्ट 50 पैसे का पूरा आएगा भी नहीं आएगा वो भी नहीं पता आपको। अच्छा। जैसे अभी 50 पैसे कम हुआ तो वो पूरा डाउनलोड होगा नहीं होगा, वो भी एक कहना कि उसमें मैंने बताया 3-4 कॉस्ट होती हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें पावर होती है बैंक के पास, हो सकता है 40 पैसे डाउनलोड करें, ठीक है ना। तो लेकिन रेपो रेट में क्या है कि ऑलमोस्ट उतना ही आ जाता है। सो बेसिकली रेपो रेट जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, MCLR नहीं है। तो आपने चूंकि बोला कि MCLR में ज़रूरी नहीं कि पूरा इफेक्ट आए, तो बेसिकली MCLR में बैंक जो है वो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? उसमें मार्जिनल जो कॉस्ट लैंड रेट होता है, उसमें उसका टेन्योर प्रीमियम, जो टेन्योर का जो प्रीमियम होता है वो होता है, उसके जो अपने मार्जिनल कॉस्ट होते हैं कैश CRR के, वो एक्सपेंसेस होते हैं, अपने जो ऑपरेटिव कॉस्ट होती हैं वो होती है, वो किसी भी बैंक की किसी भी टाइम पे बढ़ सकती है घट सकती है जी। तो उसके हिसाब से वो मोल्ड कर सकता है उसमें। इसीलिए ही RBI रेपो रेट लिंक लोन लाया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बैंक अपनी ओवरहेड कॉस्ट भी इन्वॉल्व कर सकता है। ओके। बट रेपो रेट में वो सब चीज़ें नहीं होती, वो एक स्प्रेड एक डिसाइड हो गया, फिर उसके हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है। तो अगर उनको लग रहा है कि देखिए, पहले तो मेरा सजेशन ये है, आप एक चीज़ समझिए, 7.35 का रेट अगर 800 से ऊपर सिविल में किसी को मिल रहा है, विच इज़ मतलब चीपेस्ट रेट इन द मार्केट, आप इससे कम में क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है ना। और जबकि आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या वो हो गए, जो आपको स्टेबिलिटी एक इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं जी। तो ये जो हाउसिंग लोन है, आप लोन लेके चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अपनी सेविंग्स को आप रिन्यू कीजिए, उधर उनसे रिटर्न ज़्यादा कमाइए। बैंक से लेके आप 7.35 पे 7.35 अगर कम हो जाता है, जैसे हमने 2021 में देखा था 6-6.5% पे लोन मिल रहा था, तो अगर वो कम हो जाता तो क्या बुराई क्या है उसमें? मतलब आपके लिए तो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है ना एक तरीके से। बिल्कुल। यानी तो उसको जल्दी खत्म करने, देखिए अपने वो हो सकती है कि किसी की कोई ज़रूरत है, किसी की कोई ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, कोई इशू नहीं है। बट एज ए मेजर मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी रेट कम है और आगे भी कम होने हैं, तो उससे बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा चलाइए। आपको कभी प्रॉब्लम लगे तो आप उसके पास आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही, आप निकाल के डिलीट करके कभी भी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे अपने तरीके जो है हमें समझा दिए हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास जो है इसी मुद्दे से जुड़े हुए हमारे दर्शकों के सवाल आने भी शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगरा से रोहित यादव का सवाल आया है। ये लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ICICI बैंक से जो है रेपो रेट से लिंक जो होम लोन है वो लिया हुआ है। अब बैंक ने क्या किया है कि सिर्फ अभी 0.25% की कटौती की है, जबकि रेपो रेट में तो 1% की कमी हुई है। तो मुझे जो है कटौती का पूरा फायदा कब तक मिलेगा? तो ये एक्चुअली मेरे को लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आज अगर RBI ने अनाउंस कर दिया तो शाम तक हमारे पास भी मैसेज आ जाए। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, जब रेट बढ़ते हैं तो बड़ी जल्दी इफेक्ट आते हैं, मतलब वो चाहे 2 महीने में आए, वो जल्दी दिखाई देते हैं कि इन्होंने जल्दी बढ़ा दिया, अब घटा क्यों नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ना हो जाती है ग्राहकों के अंदर कि हाँ मेरे को जल्दी इफेक्ट मिले। लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो आपका 25 पैसे का इफेक्ट आया, सबसे पहले गिरावट हुई फरवरी में, ठीक है, उसका आपको इफेक्ट आ गया। अब दूसरी हुई है अप्रैल में, अब आप देखेंगे तो 3 महीने हुए नहीं है अभी, ठीक है, अभी इफेक्टिवली इस महीने से स्टार्ट हुआ, तो इस महीने के एंड में आपको दिखाई दे जाएंगे। और जो 50 पैसे है वो तो अभी 6 तारीख को ही आया है। बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप 1 महीने या 2 महीने बाद अपने बैंक में जाएंगे कस्टमर, तो वो जाके वहाँ बोलेंगे रोहित जी, तो जरूर वो भी सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्द जो है आपको इम्पैक्ट नजर आने लग जाएगा। अगला सवाल लुधियाना से किरण सोनी का है। ये कह रही है कि MCLR रेट में बदलाव कितने महीने में होता है? यही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। और 6 से 12 महीने होता है। एक तो मैं अपने ग्राहकों को थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि जब भी आप लोन लेते हैं तो अपना जो आपका सैंक्शन लेटर होता है उसको पढ़िए,
वो एक कागज़ सिर्फ लेके रखने के लिए नहीं होता, उसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम बाद में परेशान होते हैं। जी। आप उसको पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है ना, कि आपका लिंक है, क्योंकि उसमें MCLR में ये लोग मेंशन करते हैं बैंक कि आपका जो रेट का रिवीजन होगा वो होने के बाद कितने महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। वो हम पढ़ते नहीं हैं, जो बैंक वाले ने बोला या हमने जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया हमने साइन कर दिया, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को समझिए, उस डॉक्यूमेंट की एक अहमियत है। बैंक आपको इशू कर रहा है, क्योंकि वो कल को आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको वही दिखाएगा कि देखिए सर आपने ये पढ़ा लिखा था या आपने साइन करा है, हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें आपको रेट, आपका रेपो रेट से लिंक है। जैसे आप सरकारी बैंक से किसी भी सरकारी बैंक से लोन लेते हैं तो वो EBLR लिख के देते हैं जी, विच इज़ एक्सटर्नल ब्रांच लेंडिंग रेट, ठीक है ना। अब वो भी सेम रेपो रेट लिंक रेट ही है, बट वो लिखते EBLR है, ठीक है ना। तो वो आपको समझना चाहिए कि आपको पूछना चाहिए कि हाँ ये रेपो रेट लिंक है या नहीं है, या ये MCLR है या क्या है, ओके, ठीक है। तो टर्म्स को भी आपको समझना चाहिए। आपको क्लोज करोगे तो आपको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो वो चीज़ आप समझिए पहले। उसमें लिखा होगा कि 6 महीने पे रीसेट होगा या 12 महीने पे रीसेट होगा, तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आपसे बैंक 6 महीने बाद करेगा आपका रेट कम या 12 महीने बाद। ठीक है। तो आपको अपना लेटर जो है, जो भी आपका लेटर आपके पास जो है बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करिएगा, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और वैसे भी हम अपने हर शो में कहते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो या फिर बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हो, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद ही आप सिग्नेचर कीजिए, ताकि अगर कल को अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो बैंक आपको ये ना कह सके कि आपने तो पहले ही साइन करके दे दिया था। तो तब जो है वहाँ पर जो होती है वो स्थिति हमारी ख़राब हो जाती है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप पहले ही पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको बाद में परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। खैर, अगला सवाल कानपुर से नेहा त्रिपाठी का आया हमारे पास। ये कह रही है कि बैंक जो है वो मेरा MCLR क्यों नहीं कम कर रहा है, रेपो रेट तो कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे अगर हम सवाल जितने भी लेंगे, आधे से ज़्यादा यही सवाल आ रहे हैं कि MCLR क्यों नहीं कम हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि MCLR भी कम होगा, ठीक है, उसमें भी इफेक्ट आएगा और आगे रेट कम होंगे। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा टाइम के अनुसार, नहीं तो आप अपने बैंक में जाइए और उनसे कहिए कि मेरा रेपो रेट से लिंक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप एक एप्लीकेशन देंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे ये प्रोसेस ज़रूर समझूंगी कि अगर मुझे MCLR से जो है अपना रेपो रेट लिंक लोन कराना है तो वो कैसे करेंगे। लेकिन इस बीच में पहले मेरे साथ हमारे सहयोगी जो हैं अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है हमें कुछ दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। वो हमें ये बताएंगे कि कैसे रेपो रेट से लिंक जो लोन है वो MCLR से अलग होता है, और उसके अलावा अगर आपने रेपो रेट लिंक लोन लिया हुआ है तो क्यों वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ना अभिषेक आपको कुछ आंकड़ों के ज़रिए समझाने वाले हैं। तो चलते हैं अभिषेक के पास। थैंक यू पल्लवी। अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो फिर आपको MCLR और RLLR के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में आज हम लोग आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं और ग्राफिक्स के ज़रिए एक एक करके उसके बारे में आपको हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं, आधार जो इसका होता है MCLR में वो बैंक लागत पर आधारित होता है। जो बैंक का लोन देने की जो इंटरनल लागत होती है उसके बेसिस पर MCLR तय होती है। वही RLLR जो होता है वो रेपो रेट पर आधारित होता है, जो कि RBI एक तरह से तय करता है। वही ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो MCLR में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि बैंक जब एक तरह से उसमें जो चेंजेस करता है और कब वो लागू करेगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो होती है वो नहीं होती है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है। वहीं RLLR में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि RBI जब भी रेपो रेट को बढ़ाता है या फिर गिराता है तो उसका क्लियर सामने सारी चीज़ें दिखती हैं उसमें। वहीं ब्याज दर में एक तरह से जो बदलाव होता है वो हर 6 से 12 महीने के बीच में होता है। वहीं RLLR में हर 3 महीने में इसकी ब्याज दरें बदल सकती हैं। ब्याज दर का जो असर होता है वो धीरे से होता है, मतलब बहुत इंस्टेंट नहीं होता है। एक तरह से जब इसमें चेंजेस किए जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक तरह से 1 साल बाद देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो फिर एक तरह से उसका इम्पैक्ट जो होता है वो जल्दी ही दिखता है। जैसे ही RBI ने रेपो रेट में बदलाव किया तुरंत ही उसका जो असर होता है आपकी EMI पे, आपके लोन पर, वो तुरंत ही उसमें दिख जाता है। वहीं EMI में जो बदलाव होता है वो भी देर से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर जैसे उसमें चेंजेस किए गए हैं तो 1 साल बाद आपकी EMI पे उसका असर देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर वो तुरंत हो जाएगा। स्थिरता जो होती है वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इम्पैक्ट जैसे कि मैंने बताया कि वो इंस्टेंटली नहीं होता है, वो धीमे धीमे से कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आपकी EMI पे एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। वहीं रेपो रेट में इसका जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसमें हर 3 या 4 महीने में उसमें उतार चढ़ाव हो रहा होता है।
अब एक कैलकुलेशन के तौर पे समझते हैं कि जब RLR आप उस पे बेसिस पे अगर आप लोन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और 20 साल के लिए वो लोन चल रहा है, ब्याज दर आपकी 8% है, तो उस दरमियान आपकी जो EMI होगी वो 41,822 रुपए होगी। वहीं अगर रेपो रेट में अगर 50 बेसिस पॉइंट्स की अगर कटौती कर दी जाती है तो आपका जो ब्याज दर होगा वो 7.5% हो जाएगा और EMI जो होगी वो 40,280 रुपए हो जाएगी। यानी कि एक महीने में जो बचत होगी EMI में वो 1542 रुपए होगी, वहीं 6 महीने में 9,252 रुपए की EMI आपकी एक तरह से उसमें जो होगी बचत होगी। तो ये है कुल मिला के MCLR और RLLR के बीच में जो डिफरेंस है वो पूरी इसकी कहानी यहाँ पर बयां की गई है। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से हमें जो है ये आंकड़ों के ज़रिए समझाया कि जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि MCLR जब तक कम होगा उतने में जो रेपो रेट लिंक वाले लोग हैं वो कम से कम 9,500 10,000 रुपए का फ़ायदा कमा चुके होंगे। तो सोचिए 20 साल के अंदर अंदर या 30 साल के अंदर अंदर जो है आप कितनी बार ये फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं MCLR वालों के मुकाबले। खैर, एक और आंकड़ा जो है मैं आपको दिलचस्प दिखाना चाहती हूँ। 1% की कटौती का आखिरकार जो असर है वो 20 साल के अंदर जो है वो कितना पड़ सकता है, ये एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। तो देखिए, अगर आपकी 9% की जो है वो ब्याज दर है, EMI आपकी कितनी बनेगी 44,986 रुपए, तो कुल जो है आपका ब्याज लगभग रहेगा 57 लाख के आसपास। लेकिन यही ब्याज दर जब आपकी 8% हो जाती है तो आपकी EMI जो है वो 41,882 रुपए हो रही है, जिसमें ब्याज जो है लगभग 50,37,000 का हो जा रहा है। तो आप देखिए बचत जो है वो 20 साल के अंदर अंदर कितनी ज़्यादा हो रही है, लगभग 7.5 लाख रुपए। महीने की बचत की अगर बात करें तो 3,164 रुपए की, लेकिन अगर आप पूरे 20 साल की बात करेंगे तो 7.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो आप बचत कर सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे रेपो रेट से जब आपका जो लिंक होता है लोन, कैसे आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, वापस चलते हैं रविंदर जी के पास और समझते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो रविंदर जी, ब्रेक से पहले इससे पहले जो मैं आपसे ये कह रही थी कि हम आपसे ना ये जानना चाहेंगे कि MCLR जो है, अगर किसी ने लोन लिया हुआ है और उसको जो है रेपो रेट लिंक लोन में कन्वर्ट कराना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है उसकी? उसमें भी आप अपने बैंक को बोल सकते हैं, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लेंगे या जो भी उनका प्रोसेस होगा उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे और वो कर सकते हैं। अगर उसमें भी फिर वो कोई आपको परेशानी आती है या बहुत आपको भागना दौड़ना पड़ रहा है, नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अपना लोन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा नहीं है, बट इसमें कुछ क्या पेमेंट वगैरह हमें करनी होती है, कुछ इसकी फीस होती है एप्लीकेशन की? वो तो जो नए लोन का होगा प्रोसेस वो तो वही होगा। अच्छा, बस ये है कि लेकिन आप अपने बैंक को भी बोलेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं मना कर देंगे या कर नहीं सकते, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति है जो अब नया लोन लेने जा रहा है तो उसके पास क्या बैंक उसको सिर्फ रेपो रेट लिंक लोन ही ऑफर करता है, या फिर उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि बैंक उसको MCLR वाला लोन भी ऑफर करे और हमारे को चूज़ करना हो कि हमें कौन सा लोन चाहिए? अभी तो ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। एम्स बैंक भी देता है MCLR पे, लेकिन अब क्या है कि जैसे हमने बताया कि कंपटीशन का टाइम है तो मोस्टली बैंक्स आपको रेपो रेट लिंक ही लोन दे रहे हैं। मैक्सिमम आप जाओगे तो आपको रेपो रेट लिंक ही ऑप्शन, क्योंकि अब मांगते भी कस्टमर वही हैं, MCLR पे कम मांगते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता जो है बिल्कुल वो बढ़ती जा रही है, उनको समझ आता जा रहा है। और हम भी अपने शो में जैसे आपको दिखा चुके हैं कि कैसे जब आप रेपो रेट से लिंक लोन लेते हैं तो आपको 1 साल के अंदर जो है वो कितना बेनिफिट हो सकता है, इसके अलावा 20 साल के अंदर आप कितना रुपया जो है वो अपना बचा सकते हैं। तो देखिए, आपकी मेहनत की कमाई है और हम भी चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो, इसलिए हमने आपको ये सारी कैलकुलेशंस करके बताया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशंस जो है वो हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई हैं, ये बिल्कुल फाइनल कैलकुलेशन नहीं है। आपका जो EMI है वो वेरी ज़रूर कर सकता है, इसलिए अपने बैंक की एक बार ज़रूर आप अपना ब्याज दर चेक करिएगा और उसके बाद जो है फाइनल कैलकुलेशन किसी फिनेंशियल कंसल्टेंट से कराइएगा। खैर रविंदर जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, चूँकि रेपो रेट अब जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है और हमारे को लोगों ने सवाल भी पूछे कि मेरी रेपो रेट तो अभी तक कम नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बैंक के पास भी कुछ एक टाइम लिमिट होती है कि भाई आपको इतने टाइम के अंदर अंदर जो है रेपो रेट कम करनी है? हाँ, बताया ना, जैसे रेपो रेट का है इफेक्ट, तो उसके बाद क्या होता है कि बैंक को नए कस्टमर्स के लिए तो करना ही करना है, और जब वो नए कस्टमर के लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे बैंक जो नेक्स्ट मंथ ही रीसेट कर देते हैं उनका। अच्छा।
तो मोस्टली आपको नेक्स्ट मंथ से ही आपको इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। कुछ बैंक्स हैं जो 2 महीने लगा देते हैं प्रोसेस करने में, बट ये है कि हाँ 1 से 3 महीने के बीच में ये प्रोसेस हो जाता है। और नए लोन्स का तो हमने देखो 6 तारीख को जैसे अभी रेपो रेट हुआ है, और अभी से ही मतलब काफ़ी बैंक्स जो हैं वो 50 पैसा कम करके ऑफर करना शुरू कर दिए हैं नए कस्टमर के लिए, तो उनके लिए तो ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। यानी कि नए ग्राहकों के लिए तो अच्छा है क्योंकि उन्हें मिल ही कम लोन कम EMI चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुराने ग्राहक भी हैं तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर वही टाइम होगा अगर इस महीने बढ़ गया। आपने बड़ी अच्छी ये भी बात बोली कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा कि बैंकों के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि मेरे ग्राहक कहीं और ना चले जाए, इसलिए मैं समय के साथ जो है अपना रेपो रेट वगैरह कम कर दूं ताकि ब्याज दर जल्दी से कम हो जाए। खैर कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नोएडा से आकाश गुप्ता का सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नया लोन लेते हुए मुझे क्या चुनना चाहिए? ऑप्शन जो है वो दोनों मिल रहे हैं, MCLR मिल रहा है, रेपो रेट लिंक मिल रहा है, तो कौन सा बेटर है? मैंने वही कहा, जैसे आप देखेंगे कि कोविड के बाद से बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी अब देखने को दिख रही है कि हाँ अब रेट कम हो रहे हैं, और मार्केट में भी अफोर्डेबल और लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड बहुत है। तो होम लोन में भी अब डिमांड बहुत बढ़ रही है, बैंकों में कंपटीशन बहुत आ रहा है। तो इसलिए अब आपको बेटर ऑप्शन यही है कि रेपो रेट लिंक से, क्योंकि आगे अगर कम होंगे और आपने MCLR ले लिया, मान लीजिए अगर अक्टूबर में फिर से कोई कटौती आती है जी, तो वो फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऐसा कोई बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, कि भैया आप कहोगे कि हाँ 6 महीने में या 8 महीने फिर से सरकार या RBI बढ़ाएगी, नहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो अगले 3-4 सालों के लिए तो आपको रेपो रेट लिंक ही चुनना चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी फ़िलहाल जो है चूँकि EMI काफ़ी कम हो रही है, ब्याज दर कम हो चुके हैं, तो अगर आप नया लोन ले रहे हैं तो बेटर है कि आप रेपो रेट से जो लिंक्ड लोन है वही लीजिए। अगला सवाल चंडीगढ़ से रचित बंसल का है, वो पूछ रहे हैं, इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो पूछ रहे हैं कि बैंक जो है वो रेपो रेट में बदलाव बिना MCLR बढ़ा के भी कर सकते हैं? नहीं, रेपो रेट में तो बदलाव RBI करता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे दिलचस्प लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि MCLR वगैरह में जो है MCLR में पारदर्शिता नहीं होती है। तो अगर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक अपने मन से MCLR बढ़ा दे? MCLR की जो कैलकुलेशन थी, रेपो रेट आने का मतलब क्यों है आप खुद समझिए। मैंने जो आपको बताया, एक जर्नी जो तय करी है हमने बेस रेट से और रेपो रेट पे, क्योंकि ये जो होम लोन है कि सब्सिडाइज लोन है एक तरीके से आप समझेंगे इसको, क्योंकि सरकार भी चाहती है लोग अपना पहला घर बनाए। अभी लोगों के पास अपना पहला घर भी नहीं है। कई हमारी काफ़ी जनसंख्या ऐसी है जिनके पास अपना पहला घर भी नहीं है जी, ठीक है ना। तो सरकार ही चाहती है कि आप अपना पहला घर लें, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको टैक्स में भी बेनिफिट देती है, इंटरेस्ट रेट भी सबसे कम है, और उस पर नज़र भी RBI की ज़्यादा है। तो वो जो हमने जर्नी तय करी है बेस रेट से और MCLR से फिर अब रेपो रेट, वो इसीलिए है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बैंक अपनी देखिए अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता, लेकिन तो MCLR की कैलकुलेशन उनके हाथ में होती है। अच्छा, ये आप समझेंगे कि मतलब अगर मान उनको पारदर्शिता दिखानी चाहिए, और होता है उनके ऊपर बाउंड कि RBI उनको कहता है कि आप अपना MCLR पब्लिश करेंगे, आप अपना MCLR रेगुलरली अपडेट करेंगे एज पर। लेकिन वही मैंने आपको बताया, उसमें 3-4 पैरामीटर जो होते हैं, टेन्योर प्रीमियम हो गया, अब ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना, CR रेशियो हो गई, तो वो कहीं ना कहीं बैंक के पास पावर तो होती है। ऐसा नहीं, हम इसको बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बैंक MCLR नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल बढ़ा सकता। ठीक है, अगला सवाल जो है वो मेरठ से अमित नागर का है। ये पूछ रहे हैं कि रेपो रेट जो होती है वो एक साल में कितनी बार बदलती है, तो यानी कि बैंक जो है वो इस तरह के लोन में कितनी बार जो है ब्याज दर बदल सकते हैं? अब तो आपको पता ही है, रेपो रेट तो सीधा RBI के गवर्नर होता है जी। तो RBI जितनी बार चाहे वो 10 बार चाहे 10 बार बदल सकती है। वो तो वही डिसाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ अभी फिक्स ऐसे नहीं होता है कि RBI मतलब हर 3 महीने में या हर महीने चेंज करेगी, बट हाँ उनको लगेगा कि हाँ अब कम करने का वो है तो बिल्कुल करेंगी, और हो सकता है ज़्यादा करें तो जितनी बार करेगी उतनी बार आपको बेनिफिट मिलेगा। तो रविंद्र जी, ये तो आपने हमें समझा दिया। अब आखिर में ना मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति है, कोई ग्राहक है, उसको लोन चाहिए, उसकी बहुत लंबी अवधि है, 20-25 साल का अगर मैं मान के चलूँ उसको लोन लेना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है उसके लिए बेटर रहेगा? देखिए 20-25 साल का लोन आप देखेंगे होराइजन में काफ़ी कुछ चेंज होगा उनका, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी सारे उनके सैलरी इंक्रीमेंट्स आएंगे, उनके बहुत सारी नीड बदलेगी,
ठीक है। हो सकता है वो दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीदें, हो सकता है उनके मतलब बच्चों के एक्सपेंसेस, और मतलब बहुत लंबी जर्नी होती है। 20-25 साल का डिसीजन लेना एक आसान चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हम जो प्रेडिक्ट करते हैं या जो भी हम लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होम लोन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम पेपर पे लिखना आसान है कि 25 साल का हमने लोन ले लिया, लेकिन उसको जब आप सोचेंगे बैठेंगे कि हाँ कितनी लंबी जर्नी आपकी चलनी है, कैसे कैसे आपकी इनकम रहेगी, आपको और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, आपको और एक्सपेंसेस देखने हैं, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें का दायरा में सोच के फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये कह पाना कि एकदम से कि हाँ आपको ये रेट बेटर है, ये रेट नहीं, पहले आप अपनी ज़रूरत समझिए आपकी क्या है, ठीक है ना। अब 25 साल हो सकता है किसी के दिमाग में हो कि मैं 25 साल उसको चलाऊँ भी ना, मैं 25 साल का लोन ज़रूर ले रहा हूँ, मैं इसको जल्दी ख़त्म करके दूसरी प्रॉपर्टी में अपग्रेड करूँगा, इसको इस प्रॉपर्टी को बेच के नई प्रॉपर्टी लूँगा, समझिए ना। हर एक की अपनी नीड हो सकती है, या हो सकता है कि मैं इसकी जगह मतलब ये प्रॉपर्टी के साथ एक और प्रॉपर्टी बिल्ड करूँगा, तो इसमें लोन में हो सकता है मैं ना भी चलाऊँ, ठीक है ना। तो अगर आप 25 साल के होराइजन की बात करेंगे ना, तो आपको अभी छोटे छोटे पीरियड्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप अगले 5 साल तक क्या होराइजन है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से 5 साल में आपको रेपो रेट के हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अब जिस हिसाब से आरबीआई ने डिसीजन लिया बेस रेट से एमसीएलआर से रेपो रेट, हो सकता है एमसीएलआर में बहुत बड़ा चेंज भी आ जाए, हमको आगे देखने को मिले कि रेपो रेट ही चल रहा है, एमसीएलआर को उन्होंने या कुछ और लेके आ गए। तो वो भी हर साल आरबीआई की ये कोशिश रहती है कि आपको कैसे बेनिफिट मिले होम लोन में। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ें कि आपके मतलब किस तरीके से आपको बढ़ना है, आपको आगे चल के बिज़नेस, हो सकता है आपको बिज़नेस करना हो, ठीक है ना। आपको वो चीज़ें भी आपको माइंड में रख के, दायरे में रख के, और फिर आपको वो चीज़ डिसीजन लेना है कि मैं 25 साल का लोन कैसे चलाऊँगा। ठीक। तो फिर उसमें आपको सोचना है कि हाँ ठीक है 5 साल में मैं रेपो रेट पे चलता हूँ, ठीक है। मार्केट सिनेरियो ये कह रहा है, आप अपने एक्सपर्ट के पास जाइए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाइए या बैंकर के पास जाइए, जिसको जो भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड से हैं तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं तो फिर आपको ये डिसीजन किसी की हेल्प से लेना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको सोचना पड़ेगा, बट करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रेपो रेट से लिंक ही आपको जाना चाहिए। और अगर किसी का लोन जो है उसकी अवधि कम है, 3 से 5 साल है, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? उसके लिए मैंने आपको बताया ही, अभी जो चल रहा है मार्केट सिनेरियो उसके हिसाब से तो रेपो रेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 3-4 साल का अगर होराइजन लेके चल रहे हैं तो अभी जो कम होंगे इसका इफेक्ट आपको 1-1.5 साल में अच्छा मिल जाएगा, और कम होगा, अभी कम रेटों पे मिलेगा। और ये मतलब ये जो छोटे टाइम लोन होते हैं, जनरली होम लोन तो हम 5 साल से ज़्यादा ही लेते हैं, कार लोन हो गया या एजुकेशन लोन हो गया या फिर आप पर्सनल लोन हो गया, इन सब लोन्स को आप शॉर्ट होराइजन पे लेते हैं। तो अगर आपका वो चल रहा है दिमाग में, हाँ, तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए कि आपको क्या समझ में आता है कि हाँ ठीक है मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है। अपनी नीड के हिसाब से मैंने अगेन वही कहा कि हम ना लोन लेते वक्त थोड़ा सा डिसीजन जल्दी ले लेते हैं कि उस टाइम पे कि धनतेरस आया गाड़ी उठानी है। हम भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि कस्टमर बहुत जल्दी में आते हैं कभी कभी कि मेरा बयाना हो गया है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है जल्दी से। लेकिन ये चीज़ अपने ग्राहकों को समझनी चाहिए कि आप किसी चीज़ में बाउंड हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। आप एक मतलब एक EMI के लिए बाउंड हैं, आप बैंक के लिए बाउंड हैं, आपको अपनी चीज़ें सोचनी है। तो आप थोड़ा सा उसमें विचार कीजिए कि मेरे को इसको कैसे प्लान करना है। और अगर आपका होराइजन छोटा है तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आप एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए कि ये मेरा मोटिव है, ये मुझे प्रोडक्ट लेना है, मुझे रेपो रेट सही रहेगा नहीं रहेगा। करंट सिनेरियो में बिल्कुल रेपो रेट रहेगा, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपको अपनी ज़रूरत, क्योंकि ज़रूरत आपकी और मेरी एक नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे शोरूम पे ये सबके लिए अगर एक ज़रूरत होती तो एक ही रंग के कपड़े होते हैं, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। तो सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है MCLR बेटर हो, हाँ, ठीक है ना। कोई सोच के चल रहा हो कि ठीक है मेरे को कोई वैसा नहीं है, EMI चलती रहेगी, टेन्योर ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर किसी को पैसे बचाने का वो होता है, और पैसे बचाने के हिसाब से देखोगे, आज के सिनेरियो के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल रेपो रेट से आपको जाना चाहिए। तो इसके मतलब ये हो जाता है साफ सर कि रेपो रेट जो है कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है, क्योंकि रेपो रेट का असर जो है वो हमें जल्दी दिखेगा। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जैसा कि आपने ड्यूरिंग द शो भी देखा, हमने आपको आंकड़ों के जरिए ये पूरा समझाया कि रेपो रेट जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जल्दी दिख रहा है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है। आप एक चीज़ समझिए कि रेपो रेट में आपको बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। MCLR में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि देखिए बैंक आपको पब्लिश करके दे रहा है रेट, MCLR की मेरा MCLR
MCLR ये है, लेकिन वो कैसे तय कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको नहीं पता। लेकिन रेपो रेट में आपको पता है कि रेपो रेट जैसे कम ज़्यादा होगा, मेरा स्प्रेड ये है, सीधा सीधा हिसाब में, ठीक है ना। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझ भी जल्दी आएगा। एक नॉर्मल लीमैन के लिए रेपो रेट समझना ज़्यादा आसान है MCLR से। तो यानी कि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप रेपो रेट वाला, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि हर किसी की ज़रूरत एक नहीं होती। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात जो है वो बोली है, क्योंकि अगर सबकी ज़रूरत एक जैसी होती तो जैसा कि सर ने भी बताया था कि सबके फिर कपड़े भी एक ही रंग के होते, लेकिन सबकी ज़रूरत एक जैसी नहीं है। इसलिए बेहतर ये रहता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, आप किसी बैंकर की हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो आपकी ज़रूरत को समझे और आपको एक बेटर सजेशन दे। हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव ये था इस शो का कि हम आपको बताना चाहते थे कि बेसिकली MCLR क्या है, रेपो रेट क्या होता है, और इनके बीच में आखिरकार जो लोन मिलते हैं इनके बीच का डिफरेंस कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में ये सारे टर्म्स जो हैं समझा दिए। आपने ये भी बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि भाई आखिरकार हमारे लिए आज के सिनेरियो में कैसे जो है रेपो रेट लिंक लोन जो है वो बेहतर साबित हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रेपो रेट कम होते ही आपकी EMI भी कम हो जाए, आपकी बचत बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है? रेपो रेट लिंक लोन जो है ना, उसे आपको चुनना है। अगर आप ये जानते हैं कि भाई रेपो रेट तो गिरने जा रही है, आगे भी ये संभावना बनी हुई है, जैसे कि रविंदर जी ने भी शो में बताया, तो आपको रेपो रेट से लिंक लोन को ही चुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो इम्पैक्ट जो होता है वो जल्दी नज़र आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो आज हमने आपको बताया कि MCLR हो या फिर रेपो रेट लिंक लोन हो, तो इनके अपने अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ थोड़ी सी एक सीमाएं भी हैं। लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। आप किसी से जो है सलाह ले सकते हैं, किसी एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। आप ये भी देखिए कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, बाज़ार क्या कह रहा है, बाज़ार का ट्रेंड क्या कह रहा है, क्योंकि आज के वक्त में तो बाज़ार यही कह रहा है कि रेपो रेट लिंक लोन जो है आपके लिए बेहतर ही साबित हो सकते हैं। तो आज के शो में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते पासबुक शो में हम एक और ऐसा ज़रूरी मुद्दा लेकर आएंगे जो आपकी सेविंग्स के साथ सीधा जुड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।